वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक कवर करूंगा जो पार्ट है मेरे इस कोर्स का, एस्ट्रो हीलिंग डाइट डिटॉक्स कोर्स का, जो एक पेड कोर्स मैंने लॉन्च किया है 1999 में। ज्वाइन बटन दबाकर वहां पर इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर इलेबोरेट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल्ड में कि ये कोर्स की आवश्यकता किसको है और क्यों है। तो यही आज का ये जो वीडियो है उसका कुछ अंश मैं आज आपको साथ शेयर करूंगा जो इस कोर्स का हिस्सा है। जनरली क्या होता है, लाइफ की यात्रा में, जीवन में कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी में यकीन न भी करे तो भी जो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं, एजुकेशन, कैरियर, एम्प्लॉयमेंट, शादी, फैमिली, बिजनेस सेटलमेंट, रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आदमी कुछ ऐसी परिस्थितियों में आता है कि यदि वो खुद न भी चाहे तो भी सराउंडिंग्स जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर की मदद ले लो, उनसे कोई कंसल्टेशन ले लो। और मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के अंदर ये देखा है, एस्ट्रोलॉजर एक ऐसी चीज है जहां से यदि सही एडवाइस ना मिले तो आदमी इतना रास्ता भटक जाता है कि उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा समय की बर्बादी करवा देता है। समय, साथ में पैसा। पैसा तो चलो कोई बात नहीं, पर समय की जो बर्बादी होती है ना, उसकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती जिंदगी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सिंपल है और उस सिंपलिसिटी को अडॉप्ट कर कर हम जिंदगी के कितने बड़े ऑब्स्टेकल से बच सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। हॉरोस्कोप एनालिसिस में हम भावों के बारे में सुनते हैं, ये केंद्र है, ये केंद्र का स्वामी, ये त्रिकोण का स्वामी है, ये त्रिक भाव है, ये त्रिषड आय है, 3 6 11, ये त्रिषड आय है, त्रिक भाव है 6 8 12, ये उपचय भाव है 3 6 10 11। बड़ी कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता ये क्या वैरायटी, कैसे सेगमेंट किया हुआ है इसका, उसकी प्रेडिक्शन निकालना बहुत मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे मुश्किल चीज केवल यही है कि चाहे 50 किताबें पढ़ लो फलित की, फलित निकालना नहीं आता, समझ नहीं आता कि किसी आदमी ने अपनी प्रॉब्लम का जो जवाब पूछा है उसको किस एंगल से देखकर उसको क्या सॉल्यूशन दिया जाए। यही सबसे बड़ी आर्ट है। तो अपने रिसर्च बेस के ऊपर और उस रिसर्च को अप्लाई करके देखकर जो रिजल्ट मिले है उसके बेस पर आपको ये मेथड मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जन्म कुंडली के 12 भावों को 2 भागों में बांटा गया है, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। जन्म कुंडली के अंदर 9वां भाव महासुख है, 5वां भाव महासुख है और लग्न महासुख है। ये 3 त्रिकोण, नवम, पंचम, लग्न, ये महासुख देने वाले भाव है। और अंदर आ जाए तो दशम, सप्तम और चतुर्थ, ये सुख देने वाला भाव है। महासुख 3, सुख ये 3, यानी कि ये जो 6 भाव है, 9वां, 5वां पहला, 10वां, 7वां और चौथा, ये 6 भाव महासुख देने वाले, इसको इनर सर्कल बोला गया है, इसको इनर सर्कल की कैटेगरी दी गई है। और ठीक इसके आउटर सर्कल जो है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज थोड़ी सी क्लियर करूंगा, इस सुख देने वाले 6 भावों में सप्तम भाव जो है वो दुख देने वाला भाव भी माना जाएगा, क्योंकि आयु से 12वां भाव है। इसकी दशा जब चलती है तो वो मारक दशा कहलाती है। उस मारक दशा के अंदर प्रतिकूलता का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए सप्तम भाव सुख भाव माना जाएगा विशेष रूप से, क्योंकि वैवाहिक सुख, काम वासना सुख, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सारा सुख, सारा इसी सप्तम भाव से गेन किया जाता है। लेकिन इसकी दशा के अंदर प्रतिकूलता भी आती है, इसलिए इसको दुख का भाव भी कुछ परसेंटेज में माना गया है। लेकिन मोटे मोटे 2 हिस्सों में बांटा है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। अब बात करते हैं आउटर सर्कल की। आउटर सर्कल के अंदर है 12वां भाव महादुख, 8वां भाव महादुख, 6ठा भाव महादुख, 11वां भाव दुख, 3रा भाव दुख और दूसरा भाव दुख। वो अलग बात है कि दूसरे भाव से सुख भी देखा जाता है, पारिवारिक धन की स्थिति भी देखी जाती है। लेकिन समझने के लिए, फलित निकालने के लिए, कुंडली का असेसमेंट करने के लिए ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इनर सर्कल जन्म कुंडली का और आउटर सर्कल। 11वें भाव से दुख देखा जाएगा, 11वां भाव सुख का भी है। 11वें भाव के अंदर बैठे ग्रह की दशा जब भी चलेगी,
अनुकूल स्थिति देखी जाएगी, इसलिए इससे सुख भी देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है। सप्तम से सुख भी है, दुख भी है, और 11वें से दुख भी है तो 7वें सुख भी है, बस इतना सा एक्सेप्शन है और कुछ नहीं। मेन इनर सर्कल 6 भाव और आउटर सर्कल 6 भाव, ये है। इसको अगर माइंड में बिठा लिया तो बहुत बहुत सुगम है एस्ट्रोलॉजी को समझना, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन निकालना। अब जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों को भी 2 भागों में बांटा जाए, सुख देने वाले ग्रह और दुख देने वाले ग्रह। लग्नेश, चाहे लग्न कोई भी हो, कोई भी लग्न हो, लग्नेश जो भी ग्रह बनेगा वो सुख देने वाला ग्रह होगा। लग्नेश गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, केतु, ये सुख देने वाले ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये दुख देने वाले ग्रह हैं। या फिर करेक्शन करूंगा, ग्रह दुख नहीं देता। इस पाखंड में, इस अंधविश्वास में किसी को फंसाना या इन वहमों में डालना मेरा उद्देश्य नहीं है। वहमों से बाहर निकालना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का। सूर्य, मंगल, शनि, राहु से दुख का असेसमेंट किया जाएगा। दुख के कारण हो गए व्यक्ति के अपने कर्म, इस जन्म के किए हुए पाप कर्म और अनंत जन्मों से किए हुए संचित पाप कर्मों की वजह से प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। ग्रहों की स्थिति से उसका असेसमेंट किया जाएगा, यह मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आज की वीडियो में 2 पॉइंट क्लियर किए, 2 की पॉइंट। पहला, 12 भावों को जन्म कुंडली के 2 भागों में बांटा जाता है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल, सुख देने वाले भाव और दुख देने वाले भाव। और 9 ग्रहों को 2 हिस्सों में डिवीजन किया है, सुख देने वाले ग्रह और दुख देने वाले ग्रह, इस प्रकार। अब मेन फलित की आल्ट कहां से स्टार्ट होती है? फलित की आल्ट स्टार्ट होती है जब ये कॉम्बिनेशन बिगड़ता है। सुख वाले भावों में दुख वाले ग्रह आके बैठ जाते हैं और दुख देने वाले भावों के अंदर सुख वाले ग्रह जाके फंस जाते हैं। वहां देखना पड़ता है कि कौन सी दिशा अनुकूल जाएगी, कौन सी प्रतिकूल जाएगी, यही आल्ट है ज्योतिष की। ठीक है, तो मैंने इस चीज को काफी हद तक अपनी कोर्स की 18 क्लासों में से जो 12 क्लासेस हैं हॉरोस्कोप रीडिंग की, उसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। जितना मैक्सिमम हो सकता है वो कवर करने की कोशिश की है, बाकी तो प्रैक्टिकली करके ही आता है। और मेरा आपको एक सजेशन है, जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो अपने हॉरोस्कोप, अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड सर्कल का एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे सीधी सरल विधि मैं आपको बताता हूं कि आपने लग्न की विशेषता देख ली। लग्न की विशेषता देखने के बाद उस विशेष लगन की कुंडली वाले आदमी क्या ना, आप लाइफस्टाइल देखिए, लाइफ ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए आपके फैमिली में कोई मेष लगन का सदस्य है, कोई वृष लगन का सदस्य है, तो आप उनके किसी विषय के ऊपर ना डिसीजन लेने के कैपेसिटीज को देखिए, उनका क्या इंटरेस्ट लेवल है, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, किसी चीज को कैसे टैकल करते हैं। और ये चीज अलग अलग एज ग्रुप पे भी आप अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है जिसके अंदर आदमी की एज है 25 साल और एक आदमी मेष लगन की जन्म कुंडली का 50 साल का, दोनों की डिसीजन लेने की कैपेसिटी देखिए लगन के हिसाब से। थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखाई देगी लगन के हिसाब से, बट एज के हिसाब से किसी एक टॉपिक के ऊपर डिसीजन का डिफरेंस होगा। तो जब लगन विशेष का ध्यान रखकर जब हम किसी आदमी को ऑब्जर्व करते हैं, उसके डिसीजन लेने की कैपेसिटी, तो हमारे को एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन निकालने में बहुत सहायता मिलती है। गुरु की पोजीशन क्या है जन्म कुंडली में? मेष लगन की जन्म कुंडली है, गुरु सबसे ज्यादा की प्लैनेट बन गए क्योंकि नवम भाव के स्वामी बन गए। मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में बैठी। मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर आदमी की ना विवेक को ऑब्जर्व करो कि किसी सेंसिटिव मैटर के अंदर वो कैसे, क्या, किस लेवल पे वो डिसीजन लेता है, और फिर देखो कि उसके जन्म कुंडली के अंदर गुरु की पोजीशन क्या है। ऐसे बड़ी सहायता मिलती है एस्ट्रोलॉजी का फलित सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में अपने मन की जो बात है वो मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और इंप्रूव कर सकूं अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।